जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर परमाणु और अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें, हम आपको प्रश्न संख्या 1 बताने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने। देखिए यौगिक का नमूना है। नमूना में जानते हैं क्या होता है? नमूने में अशुद्धियां भी होती हैं। तो आपको बताया है नमूने की जो मात्रा है वह 0.24 ग्राम है। नमूने की मात्रा हम यहाँ नोट कर लें। देखें, नमूने की मात्रा आपको दी गई है और ये दिया गया है, ये 0.24 ग्राम दिया हुआ है। 0.24 ग्राम। देखिए 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक। तो यौगिक में यौगिक की मात्रा यानी नमूने की मात्रा दी गई है। इसका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण का मतलब इस यौगिक में उपस्थित जो जो तत्व थे उन तत्वों को अलग किया गया है। तो यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान। तो बोरान की मात्रा हम देखते हैं। बोरान की मात्रा, और बोरान की मात्रा आपको दी गई है 0.096 ग्राम। बोरान की मात्रा आपको दे दी गई एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। ऑक्सीजन की भी मात्रा दी गई है। ऑक्सीजन की मात्रा, और देखें ऑक्सीजन की मात्रा दी गई है 0.144 ग्राम। इस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। प्रतिशत संगठन, संगठन माने इस यौगिक में प्रतिशत का मतलब 100 में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है और कितना प्रतिशत बोरान है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोरान की प्रतिशत मात्रा और इसके बाद ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें, बोरान की प्रतिशत मात्रा, बोरान की प्रतिशत मात्रा बराबर होगा, देखिए बोरान की मात्रा बटा में कुल मात्रा गुणे 100% मात्रा निकालेंगे तो प्रतिशत मात्रा के लिए फार्मूला होता है। तो देखिए बोरान की मात्रा 0.096, ये बोरान की मात्रा और बटा में कुल मात्रा, तो कुल मात्रा है 0.24 इंटू हो जाएगा 100। तो प्रतिशत मात्रा निकालने का यही तरीका है कि नमूने की मात्रा बटा में कुल मात्रा गुणे 100 कर लेते हैं। तो ये जो है हमें ज्ञात हो जाता है। चलिए हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 हो जाएगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और इंटू 100 है। देखिएगा 100 को हम 10 इंटू 10 लिख देते हैं। तो ये देखिए 10 और इंटू 10, तो इंटू 10, तो उस 10 का गुणा हम इसमें कर देंगे।
तो उस 10 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और फिर अब 24 का इससे कटा दे 24 से, तो ये हो जाएगा 24 चौका 96 होता है। और फिर 4 का 10 में गुणा कर देंगे तो 40% हो जाएगा। यानी जो नमूना दिया गया था उस नमूने में 40% बोरान की मात्रा है। बोरान की मात्रा पूछी जा रही थी। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। देखें, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछी जा रही है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर ऑक्सीजन की मात्रा बटा में कुल मात्रा गुणे 100। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह 0.144 और बटा में कुल मात्रा 0.24 और इंटू हो जाएगा 100। चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, ऊपर नीचे हम जो है सबसे पहले 100 से गुणा कर दें। तो देखिए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.4 हो जाएगा, और नीचे अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 24 हो जाएगा। और ज़रा देखना, यहाँ 100 है ना, 100 को हम 10 इंटू 10 करते हैं तो एक 10 रहने देते हैं और दूसरे वाले 10 का इसमें गुणा कर दें तो 144 144 हो जाएगा। और फिर 24 से इसको हम कटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 24 छक्का 144 होता है, और 6 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये 60% हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि उस नमूने में बोरान की और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो आपने देखा बोरान की प्रतिशत मात्रा 40% है और ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है ये 60% है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 3.0 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जल करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते। देखिए, कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलती है, तो ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब देखिए 3 ग्राम कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन की मात्रा दी गई है 3 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा दी गई है 8 ग्राम। इसको 8.00 भी लिख सकते हैं। चलिए हम दूर दूर करके इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 3.0 ग्राम कार्बन और फिर 8.00 ग्राम ऑक्सीजन, और ये दोनों मिला करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, ये 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जरा एक बात ध्यान से समझ लो, 3 ग्राम और 8 ग्राम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 ग्राम आएगा। फिर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है नीचे, जब 3 ग्राम कार्बन, देखिए कार्बन 3 ग्राम ही है, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ये 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। जरा देखो आप लोग, जब इन दोनों को ये 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जोड़े हैं तो जोड़ने पर मिला है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन दोनों के जोड़ के बराबर ये आया है।
तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन हो और 50 ग्राम ऑक्सीजन हो तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जब ये 3 और 8 11 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 3 और 50 कितना हो जाएगा, 53 ग्राम हो जाएगा। तो ये 53.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक संयोग के नियम में हमने आपको बताया था कि अभिकारक की कुल मात्रा उत्पाद की कुल मात्रा के बराबर होती है, और ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। तो आयन आपको मालूम है जिसके ऊपर या तो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो उसे आयन कहते हैं। लेकिन बहुपरमाणुक ऐसा आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। और जानते हैं बहुपरमाणुक आयन को मूलक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है फॉस्फेट, इसके ऊपर 2 ऋण आवेश होता है तो ये फॉस्फेट मूलक कहलाता है। और अगर चाहे तो इसको फॉस्फेट आयन भी कह सकते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट होता है तो ये कार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं और इसको कार्बोनेट मूलक भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब इसी तरह से ये आयोडेट होता है, IO4 नेगेटिव चार्ज, तो ये आयोडेट मूलक भी कहलाता है। तो इसी तरह से ये जो बहुपरमाणुक आयन है ना ये मूलक भी कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है। तो सूत्र लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका मतलब कि मैग्नीशियम होगा और क्लोरीन होगा। फिर देखिए क्या होता है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो क्या करते हैं जब सूत्र लिखना होता है तो इसकी संयोजकता को इसके साथ, इसकी संयोजकता को इसके साथ, और वहां पर चिन्ह नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब कि यहाँ देखें Mg के साथ Y1 आ जाएगा Mg के साथ, और ये जो 2 है ये 2 आ जाएगा Cl के साथ, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। तो 1 नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। यानी इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र मिला है ये MgCl2 हो जाएगा। इसी तरह से ये तो A पार्ट था। इसी तरह से B पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का भी सूत्र ऐसे ही लिखते हैं, ये CaCl2 होता है। और इसके बाद जो है इसका C पार्ट देखते हैं कॉपर नाइट्रेट। तो देखिए कॉपर ये Cu होता है और नाइट्रेट NO3 ट्वाइस होता है। ऐसे कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है CuNO3 ट्वाइस। इसको ट्वाइस नीचे होता है तो ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो AlCl3 होता है।
और फिर इसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, या इसी को हम चाक या इसी को खड़िया भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ए दिया हुआ है बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वह CaOH ट्वाइस होता है, बुझा हुआ चूना। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा बुझे हुए चूने का ये सूत्र है, और अगर CaO होगा तो वो चूना कली कहलाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो ये बुझे हुए चूने का सूत्र है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें Ca है, Ca कैल्शियम होता है, O ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है। यही आपसे पूछा जा रहा था। इसके बाद बी में आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र तो पूछा जा रहा है इसमें कौन कौन तत्व है, तो इसमें हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसके बाद इसका सी पार्ट हम लोग देखें तो सी पार्ट आपसे कहा जा रहा है, देखें सी पार्ट में बेकिंग पाउडर का मतलब खाने वाला सोडा जो आप भोजन में यूज करते हैं। तो खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाले सोडा का सूत्र है। तो इसमें कौन कौन तत्व है आपको बताना है, तो इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यही पूछा जा रहा था कि इनमें कौन कौन तत्व है। और इसके बाद पोटेशियम सल्फेट पूछा जा रहा है। डी पार्ट पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन तत्व है। तो देखिए K माने पोटेशियम होता है, इसमें पोटेशियम है, S का मतलब सल्फर होता है और O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट डे दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बताया गया और ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।